राष्ट्र वाला जो मामला है, मैं उस पर एक सवाल करना चाह रहा हूँ। हमारे जितने भी बहुजन एक्टिविस्ट हैं, एडवोकेट्स हैं या पॉलिटिशियन हैं, वो इलेक्शन के अंदर एक नारा उठा रहे हैं कि दो चीज़ें निकल के आ रही हैं। एक तो संविधान बदलने की बात जो आप अभी कर रहे हैं, हमारे पत्रकार साथी भी कर रहे हैं, और एक हिंदू राष्ट्र की बात भी निकल के आती है। लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र बना दिया जाएगा। मैं कहता हूँ हिंदू राष्ट्र तो बन चुका है। कैसे बन चुका है? मैं ऑल इंडिया लेवल पे काम करता हूँ एट्रोसिटीज पर। आज भी आपके देश जो है संविधान से चलता नहीं दिखता, मनुस्मृति से चल रहा है। कहीं रेप पर, कहीं भी बहुजन समाज की बहन बेटियों के ऊपर रेप से लेकर जो प्रताड़ना होती है उसमें एक FIR नहीं होती। तो आपको लगता है कि देश संविधान से चल रहा है? मनुस्मृति से चल रहा है, चल चुका है, ना कि होने वाला है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मेरा आपका जो ओपिनियन है, वो जो व्यावहारिक जो घटनाएं हैं जी, उनको लेकर मैं आपकी बात को डिनाई नहीं करूंगा। मैं इस बात के लिए भी यानी कि एक तरह से जो है आपकी जो बात है उसको मैं झूठा नहीं कहूँगा कि ये जो घटनाएं जो घट रही है वो कहीं ना कहीं पर हमें यानी कि एक तरह से ये इस प्रकार का, या जो पब्लिक में इस प्रकार का जो आक्रोश है उसको पैदा करती है। लेकिन फिर भी संवैधानिक तौर पर आज भी लड़ाई ज़रूर महंगी हो गई है, लड़ाई कठिन ज़रूर है, लेकिन फिर भी संवैधानिक तौर पर यदि हम एकजुट होते हैं, एकजुट होकर लड़ाई लड़ते हैं, तो निश्चित रूप से जीत होती है। ये उन मुद्दों में, उन मामलों में विशेष रूप से, या ऐसे इश्यूज़ जहाँ पर हम एकजुट नहीं होते हैं, बिखरे हुए हैं, तो वहाँ पर आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन जहाँ पर यदि हम एकजुट हो जाते हैं, मैं पिछली बार का आपको उदाहरण बताता हूँ। 2 अप्रैल 2018 को देश में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने, किसी भी सामाजिक संगठन ने, किसी भी यानी कि एक तरह से धार्मिक संगठन ने एक होने की अपील नहीं की। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, उसके आधार पर बहुसंख्यक जो अनुसूचित जाति और जनजाति जो समाज है उसमें एक असुरक्षा का भाव पैदा हुआ, और उस असुरक्षा के भाव के प्रतिकार के रूप में बिना किसी बैनर के सारे लोग हैं पूरे देश में एक दिन इस प्रकार से एकजुट हुए कि पूरी देश के शासन तंत्र को उन्होंने पूरी तरह से ठप कर दिया, और सरकार को ये मैसेज दे दिया कि यदि आपने इस वर्ग के हक और अधिकारों के ऊपर किसी भी प्रकार से यदि कुठाराघात करने का प्रयास किया तो ऐसी स्थिति में ये समाज कभी आपको माफ़ नहीं करेगा। और इसी कड़ी में जब 5 साल हो गए थे पिछले साल 2 अप्रैल 2023 को, तो आम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया ने ही एक आह्वान किया था कि क्यों ना एक अनुसूचित जाति जनजाति महापंचायत का आयोजन किया जाए। हालांकि ये आयोजन आम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया के बैनर तले नहीं हुआ। शुरुआत करने का जो काम है वो आम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया ने किया, लेकिन अपील ये की थी कि हम इसका श्रेय नहीं लेना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि सब लोगों को एकजुट होकर आना चाहिए। और जयपुर में अनुसूचित जाति जनजाति महापंचायत 2 अप्रैल 2023 को हुई, और उसमें आप ही मीडिया वालों में से कुछ लोग गए होंगे, और अनुमान था कि तकरीबन 12-15 लाख लोग इकट्ठे हुए। जो मानसरोवर में जो VT ग्राउंड है उसकी जो क्षमता है वो 3 लाख की है, फुल भरता है तो 3 लाख ही है। लेकिन 10-10, 15-15 किलोमीटर तक जो है लोगों का जो हुजूम है वो पट गया, और वो लोग हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। तो ये IB की, सरकार की, और आप जैसे जो स्वतंत्र जो मीडिया जो संस्थान है उनकी यानी कि एक तरह से उनका ये आकलन था कि इतनी बड़ी जो भीड़ है वो इकट्ठी हुई। और उसमें मुद्दा क्या था? मुद्दा ये था कि राजस्थान में 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने ये वायदा किया था कि हम सत्ता में आते हैं तो 2 अप्रैल 2018 के जितने जो केस बने हुए, जो गलत तरीके से केस बनाए हैं, वो सारे जो केस हैं वो हम वापस है वो लेंगे। एक तो यानी कि एक तरह से उनकी ये बात थी। दूसरी जो बात है, हमने जो दूसरी जो बात है उसमें रखी थी, वो ये बात थी कि जो कांकरी डूंगरी प्रकरण, ये जो दक्षिण राजस्थान में डूंगरपुर बांसवाड़ा में हुआ था, वहाँ के TSP एरिया का जो रिजर्वेशन है वो सरकार या कहीं ना कहीं पर जब उनकी भर्ती की जाती थी तो उसका रिजर्वेशन पॉलिसी का वोलेशन होता था। और साथ ही साथ जो है
कहीं ना कहीं पर यानी कि एक तरह से उनको जो है उनके साथ में अलगाव या भेदभाव वो किया जा रहा था। तब ऐसी स्थिति में वहाँ पर शांतिपूर्ण, संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से उन लोगों ने आंदोलन किया। सरकार ने उनके ऊपर गोलीबारी की और बहुत सारे लोगों के ऊपर जो है वो केस बनाए गए और यूएपीए में जो है उनको जो है वो बंद कर दिया गया और उनके ऊपर जो है इस प्रकार के केस है वो चलाए गए। तो इस बात को भी हमने इसमें उठाया था कि ये जो है ये केस है वापस होने चाहिए। और तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा ये था कि भारत सरकार का जो सभी राज्यों को ये चीफ सेक्रेटरीज के माध्यम से आदेश था कि जिन राज्यों में एससी और एसटी की पॉपुलेशन बढ़ गई हो वहाँ पर रिजर्वेशन बढ़ाया जाए और जिन राज्यों में एससी और एसटी की पॉपुलेशन घट गई हो वहाँ पर रिजर्वेशन घटाया जाए। तो चूंकि राजस्थान में 2011 की जनगणना के हिसाब से जो एससी की जो पॉपुलेशन है वो 16 से 18% हो गई थी और एसटी की जो पॉपुलेशन है वो 12 से 14% हो गई थी। तो हमने ये मांग की थी उसके माध्यम से कि भाई एससी का जो रिजर्वेशन है वो 16 से 18% बढ़े और एसटी का जो रिजर्वेशन है वो 12 से 14% बढ़े। और वहाँ पर पूरी तरह से यानी कि एक तरह से जो है वो हमारा पब्लिक ने है वो साथ दिया और एकजुट होकर और सरकार को ये मैसेज दिया कि इसके ऊपर आपको एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन राजस्थान की जो कांग्रेस की जो सरकार है उसने इस मामले में किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया, इसलिए उसको हराने का काम किसी और ने नहीं किया, इसी वर्ग ने किया और उसको सत्ता से बाहर भी कर दिया। ना तो उन्होंने वो केस वापस लिए और न ही जो है एससी एसटी का जो बढ़ी हुई जनसंख्या के अनुपात में जो रिजर्वेशन है वो ना बढ़ाया और कांकरी डोंगरी प्रकरण में भी उन्होंने कोई सकारात्मक स्टेप नहीं लिया। सर ये जो काशीराम जी का जो ये पॉलिटिक्स का जो फार्मूला है, मैं ज़्यादातर ये पाता हूँ कि उनके आने के बाद बहुजन समाज के इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी या पढ़े लिखे या अम्बेडकराई जो लोग हैं उनमें हर चौथा व्यक्ति, हर चौथी युवती, युवा में देखता हूँ हर नेता बनना चाहता है। हाउ इट इज पॉसिबल? कैसे बन पाएंगे जब आप इतने राजनीतिक संगठन बना लेंगे, पार्टियां बना लेंगे, तो ये कैसे होगा? हम तो ये कहते और दूसरा इसके साथ एक सवाल और जोड़ रहा हूँ कि जब हमसे सवाल करते हैं कि अत्याचार पर, तो कहते हैं कि राजनीतिक सत्ता होगी तो अत्याचार तो हम अपना बंद कर लेंगे। तो क्या वो संविधान के रास्ते से अत्याचार बंद नहीं किए जा सकते क्या? नहीं, देखिए संविधान के माध्यम से ही जो अत्याचारों के ऊपर अंकुश लगा हुआ है। अगर संविधान नहीं होता तो मनुस्मृति के अनुसार तो किसी भी प्रकार का कोई जो है दंड का प्रावधान ही नहीं था। इस बात को आप लोग भली भांति जानते हैं। पहली बात तो मैं इस बात को तो मैं पूरी तरह से एग्री नहीं करता हूँ। हाँ, कुछ बातें आपकी जो बताई है वो अपने आप में मैं उनको डिसएग्री नहीं कर सकता। दूसरी बात, हर एक व्यक्ति या हर एक संगठन है वो नेता बनना चाहता है कि नहीं बनना चाहता है। अब ये उनकी क्षमताएं पॉलिसी में है या नहीं है, ये जनता को जरूर यानी कि एक तरह से जानना चाहिए। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारी पार्टी के द्वारा जो हम वर्क कर रहे हैं वो खुली किताब की तरह से यानी कि एक तरह से पब्लिक के सामने है। और हम तो ये कहना चाहते हैं कि जो लीडरशिप कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं पर फेल्योर तो हो रहे हैं, इसीलिए ये प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो रही है, उनका वो सॉल्यूशन नहीं दे पा रहे हैं। तो हम तो पब्लिक से ये कहना चाहते हैं कि भैया एक बार जो है माननीय जो पूरे दिल्ली प्रदेश की जनता, देश की जनता, हम तो उनसे ये कहना चाह रहे हैं कि एक बार अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया को अवसर देकर देखिए, और यदि आप अवसर देंगे तो निश्चित रूप से जो हम है ये इसका कोई ना कोई जो है सॉल्यूशन जरूर हम आपको देंगे और आपको निराश है वो नहीं करेंगे। सर एक सवाल और सर, जैसे आप अलग अलग सब चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या इससे इंडिया गठबंधन कमजोर नहीं हो रहा, बीजेपी मजबूत हो रही है? देखिए हमने तो इस मामले में सभी राजनीतिक दलों से हमने तो ये भी कहा है कि भैया एकजुट होकर और आप इस मामले में यदि अब लड़ते हैं तो निश्चित रूप से अच्छा होगा। और हमने प्रयास किया है, हमने बीएसपी के साथ में भी जो है प्रयास किया, हमने दूसरे अन्य जो राजनीतिक दल हैं उनके साथ में भी प्रयास किया है। और कहीं ना कहीं पर इस प्रयास का सकारात्मक कुछ परिणाम है, यानी सुगबुगाहट, हम आपस में बैठने तो लगे हैं। ये तो एक जो है शुरुआत हुई है, अब आगे भविष्य में जो है एक साथ होंगे तो और ज़्यादा अच्छा होगा। बाकी तो मैं प्रदेश की जनता को ये कहना चाहता हूँ कि एकजुट हो जाइए। जो एकजुट हो जाएंगे तो निश्चित रूप से जो है ये आपके ऊपर अत्याचार है वो बंद हो जाएंगे, राजनीतिक रूप से सत्ता में भागीदारी भी आपकी होगी, और इसके साथ साथ में जो है आपकी सारी समस्याओं का समाधान है वो एकजुट होने में है। जब तक हम बिखरे हुए हैं तब तक ये प्रॉब्लम है, जिस दिन एकजुट हो गए उसके बाद में सारी जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो जाएगा। सर, चुनाव आयोग को लेकर के जो सवाल खड़े हो रहे हैं उस पर आप क्या कहेंगे? वो चुनाव आयोग के ऊपर हमने इसीलिए तो ये 14 पेज की जो पिटीशन है वो दी है, इसके साथ साथ में हमने रिमाइंडर है वो भी हमने दिया है
कि चुनाव आयोग इनके ऊपर जवाबदेह और यदि वो नहीं देता है तभी तो हम जो है हाई कोर्ट में जा रहे हैं। हमने नागपुर हाई कोर्ट में हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर साहब चुनाव लड़ते हुए उन्होंने इनको जो है वो चैलेंज किया और उसको जो है नागपुर हाई कोर्ट में उठाया। सुप्रीम कोर्ट में हम जो है ऑलरेडी यानी कि एक तरह से कंप्लेंट कर चुके हैं, चुनाव आयोग में तो हम कर ही चुके हैं। और राजस्थान में जयपुर में राजस्थान हाई कोर्ट में भी जो है हमने जो है इस मुद्दे को हमने उठाया और वहाँ पर भी हमने रिट पिटीशन है वो की है। और वहाँ से यदि हमें जस्टिस नहीं मिला तो हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे। हमने तो यहाँ तक कहा है कि इलीगल डिवाइसेस से आप लीगल इलेक्शन करवा ही नहीं सकते, और यदि नहीं करवा सकते तो ये जो चुनाव होते हैं, भले हमारा कैंडिडेट हम खुद जीत गए तब भी हम कहेंगे कि हमें यानी कि एक तरह से यकीन नहीं है कि हम कैसे जीते हैं। और बाकी तो हम जो जीतने वाले हैं उनका भी चुनाव रद्द करवाकर और फेयर, फ्री और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन जो है वो करवाना चाहेंगे। ये हमारा मुद्दा है। पहले दूसरे चरण की जो वोटिंग हुई उसके बाद में 11 दिन के बाद चुनाव आयोग ने दोबारा से परसेंटेज जारी किया, उसमें 5% वोट बढ़ा दिया, वो मामला सुप्रीम कोर्ट में। बिल्कुल, ये जो है चुनाव आयोग की इसके जो 17C फोरम होता है, जब भी किसी भी यानी कि एक तरह से बूथ के ऊपर चुनाव होता है तो पीठासीन अधिकारी जो रिटर्निंग ऑफिसर है वहाँ पर साइन करता है। इसके साथ साथ में वहाँ पर जो बैठे हुए जो एजेंट है वो साइन करते हैं और वो जो संबंधित यानी कि एक तरह से जो विधानसभा का जो निर्वाचन अधिकारी है वो उसको रिपोर्टिंग करता है। तो वहाँ से यानी कि एक तरह से तुरंत उसी दिन जो है वो डेटा जारी हो जाना चाहिए, उसी के आधार पर डेटा जारी होता है। पहले भी इस प्रकार के डेटा जारी हुए हैं। तो कहीं ना कहीं पर चुनाव आयोग एक तरह से उसकी जो विश्वसनीयता खतरे में है। और इसी बात को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट में अभी थोड़े दिन पहले रिट पिटीशन हुई थी और उसमें सुनवाई हुई तो जो लोग इस लड़ाई को लड़ रहे थे वो ऑन कैमरा के सामने चुनाव आयोग के ऊपर जो है वो प्रश्न उठा रहे थे। और जैसे ही यानी कि एक तरह से वहां पर सुप्रीम कोर्ट में जब वो वहां पर इस मुद्दे की पैरवी कर रहे थे तो वो कमजोर तरीके से पैरवी कर रहे थे और ये मानकर चल रहे थे कि चुनाव आयोग निष्पक्ष है। लेकिन हम कहते हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है और चुनाव आयोग कहीं ना कहीं पर यानी कि एक तरह से जिस प्रकार से चुनाव करवा रहा है भले वो निष्पक्ष होगा लेकिन उसकी जो चुनावी प्रक्रिया है पब्लिक को निष्पक्ष चुनाव होते हुए नहीं दिख रही है। इसलिए हम न्याय के संदर्भ में भी ये कहते हैं कि न्याय होता है तो न केवल न्याय होना चाहिए बल्कि न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। तो हम माननीय चुनाव आयोग को भी ये कहना चाहते हैं कि यदि आप भारत का चुनाव करवा रहे हैं तो आप चुनाव न केवल निष्पक्ष करवाएं बल्कि निष्पक्ष होते हुए जनता को दिखना भी चाहिए। और यदि ये ऐसा नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में आपकी विश्वसनीयता खतरे में ही मानी जाएगी। तो सर क्या लगता है कि जिस तरह से जो हो रहा है सब कुछ चुनाव आयोग में, तो 400 पार का जो नारा बीजेपी दे रही है उसको सेट करने की कोशिश की जा रही है? देखिए कहीं ना कहीं पर ऐसा हो सकता है। मैं इस बारे में यानी कि एक तरह से मैं कोई दावा तो नहीं कर सकता, लेकिन ये बातें कहीं ना कहीं पर आप लोगों के माध्यम से जो रिपोर्टिंग आती है, जो आप रिपोर्टिंग करते हैं, इशारा तो इसी ओर करती है जो आप रिपोर्टिंग करते हैं। सर एक बीजेपी एक नारा है सर कि जो राम को लाए हैं हम उसको लाएंगे, आपका क्या काउंटर तो होगा? देखिए इस देश की विडंबना यह है कि जो इश्यू नहीं होता है, मतलब इश्यू को नॉन इश्यू बनाया जाता है, नॉन इश्यू को इश्यू बनाया जाता है। भारत का संविधान भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक जो राज्य और कल्याणकारी जो राज्य की संकल्पना है उसको जो है उसका कॉन्सेप्ट वो देता है। तो ये धर्म, जाति, संप्रदाय, क्षेत्र और लिंग के आधार पर जो राजनीति का जो कॉन्सेप्ट है इसको पूरी तरह से आम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया नकारती है। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब आम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957685651, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम।
मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।